साथियों, भारत देश जो अंग्रेजों का वर्षों से गुलाम था, उसके आज़ादी का विजय घोष हो चुका था। और उस समय देश की मांग ये थी कि उसका खुद का एक कोई कानून हो, अर्थात अपना संविधान हो। लेकिन इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यक थी, जिसमें सदस्यों का तय होना चुनाव पर आधारित। और साथियों, उसी समकालीन एक महान दलित नायक डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे चुनाव हार जाते हैं। और इस परिस्थिति में दलितों के सामने एक विकट परिस्थिति आ खड़ी होती है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला अब कौन होगा। परंतु उसी समय एक और महान दलित नायक का प्रवेश होता है, जिनकी वजह से ही अंबेडकर साहब दोबारा संविधान सभा के लिए मनोनीत होते हैं और चुनाव जीतते हैं। के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि इनके ही वजह से पाकिस्तान गए हजारों दलित भाइयों की हत्या होती। तो साथियों, आज की इस सीरीज में हम जानेंगे कि जोगेंद्र नाथ साहब मंडल, जिन दलित नेता की हम बात कर रहे हैं, उनका वास्तव में दलित इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं सीधे हमारे साथ अपने इस दलित इतिहास में। तो आइए इसी महान दलित नायक जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में बिल्कुल जानते हैं, उनके शुरुआती जीवन से। तो जोगेंद्र नाथ मंडल साहब का जन्म 29 जनवरी 1904 ईस्वी को बंगाल के एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। साथियों, वे जाति से नाम शूद्र कहे जाते थे, अर्थात वे दलित समुदाय से संबंधित थे। साथियों, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके ही अपने जिले में हुई, परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा वे शुरुआत में ढाका से लिए, बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं। इस समय उनके पास दो ऑप्शन थे, दो चुनाव थे। या तो वे सरकारी नौकरी में चले जाएं और अपना जीवन बिल्कुल ही सुखी पूर्वक बिताएं, या तो उनके पास ऑप्शन था कि उस समय की तत्कालीन परिस्थिति जो दलितों का बिल्कुल दयनीय था, उसका नेतृत्व करें। साहब एक तभी हम उनको महान दलित नेता कहते हैं क्योंकि वे उसी समय फैसला लेते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन दलितों के उद्धार और उत्थान के लिए समर्पित करूंगा। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल साहब अपना शुरुआती कैरियर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील के पेशे के रूप में किए, परंतु कुछ ही देर बाद उन्हें ये आभास हुआ कि दलितों का उत्थान और उद्धार इस पेशे से नहीं किया जा सकता। जब तक दलित राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक उनका उद्धार और उत्थान कर पाना असंभव। और अपने इसी विचार पे अमल करते हुए वे कांग्रेस में सदस्य के रूप में प्रवेश होते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये आभास किया कि कांग्रेस उस समय की जो पार्टी रही है, वो अछूतों के लिए बिल्कुल सक्रिय नहीं, केवल उनका मात्र एक दिखावा है। और फिर इसी समय उनकी मुलाकात होती है अंबेडकर साहब से, और वे अंबेडकर के अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य बनते हैं। साथियों, उसी समय की बात है कि जब संविधान सभा की गठन हो रहा था, 1945 और 46 का आम चुनाव हो रहा। साथियों, उस समय जो दलितों के लिए सीटों की संख्या आरक्षित थी, उनकी टोटल संख्या 151 थी, जबकि बंगाल के लिए ही विशेष रूप से 30 सीटें आरक्षित थी, जिसमें से 3 सीटें आरक्षित थी, जिसमें से संविधान निर्माण में सदस्य के रूप में चुना जाना तय था। उस समय अंबेडकर साहब अपने कर्मभूमि से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ते हैं और वे हार जाते हैं। उसी समय जोगेंद्र नाथ मंडल साहब उनको आमंत्रण देते हैं कि साहब आप बंगाल से आइए और यहाँ से चुनाव लड़िए। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जोगेंद्र नाथ साहब मंडल
के पूरे टीम ने अंबेडकर साहब के इस चुनाव में पूरे बहुमत से विजय करवाती और अंबेडकर साहब संविधान सभा के लिए चुन लिए जाते हैं। साथियों, अब बात करते हैं इनके ऊपर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है। तो साथियों, ये समय था भारत के बंटवारे का। उस समय भारत का बंटवारा होता है और उस समय के दो महान दलित नेता होते हैं। एक तरफ थे जोगेंद्रनाथ मंडल साहब, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब का ये विचार था कि दलितों का उद्धार पाकिस्तान में ही हो सकता है, जबकि अंबेडकर साहब का विचार था कि दलितों का उत्थान उद्धार भारत में ही रहकर संभव है। दोनों का इस विषय में आपसी मतभेद था और दोनों ने ही अपने अलग अलग रास्ते चुने। जहाँ पे जोगेंद्रनाथ मंडल साहब पाकिस्तान देश को अपने देश के रूप में चुना, तो अंबेडकर साहब इंडिया को अपने देश के रूप में चुना। बंटवारे के समय, आज़ादी के समय भारत के जो प्रथम कानून मंत्री बनते हैं वे बनते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो वहीं दूसरी तरफ जिन्हें पाकिस्तान का अंबेडकर कहा जाता था, वे वहाँ के प्रथम कानून मंत्री और श्रम मंत्री बनते हैं। और जोगेंद्रनाथ मंडल साहब अपने 30 लाख दलित भाइयों के साथ पाकिस्तान को अपना देश चुन लेते हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय वहाँ के मुस्लिम स्थानीय लोगों द्वारा दलितों का पूर्ण रूप से नरसंहार किया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनका बलात्कार किया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब हमेशा सरकार को सचेत करते थे और इस बारे में अवगत कराते थे। जब उन्हें लगने लगा कि ये प्रशासन पूरी तरीके से धार्मिक द्वेष और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है, जहाँ पे कट्टरता है, तब उन्होंने अपने कानून मंत्री और श्रम मंत्री पद से 8 जनवरी 1950 को इस्तीफा दे दिया और वे भारत लौट आए। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से आने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल साहब राजनीति से बिल्कुल ऊब गए थे और वे राजनीति में थोड़ी बहुत ही रुचि दिखाते थे और इसी का परिणाम था कि जोगेंद्रनाथ मंडल साहब का अंतिम समय बहुत दुखद बीता और अंततः 5 अक्टूबर 1968 को इस महान दलित नायक का महापरिनिर्वाण हो जाता है, अर्थात देहांत हो जाता है। साथियों, इन्हें हम महान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले वे व्यक्ति थे जिनकी वजह से अंबेडकर साहब इस संविधान को लिख पाए, उनको लिखने का मौका मिले। साथियों, ये वही महान दलित नायक था जिसके पास ऑप्शन होते हुए भी उसने दलित समाज के उद्धार और उत्थान के रास्ते को चुना, मुसीबतों का सामना किया। तो साथियों, ये रहा जोगेंद्रनाथ मंडल साहब का पूरा दलित इतिहास। यदि आप चाहते हैं इस दलित इतिहास को हम घर घर तक पहुंचाए, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें और अपने परिवार और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो कमियां हों उसे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। सुनने के लिए आप सभी का